दोस्तों, अगर आप 12वीं पास हैं और आपका भी सपना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हम करें, तो भारत सरकार के द्वारा जो है एक काफी बेहतरीन जो है जॉब निकाली गई है 12th पास के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने 12th किया हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की भी बहाली रहती है, एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की बहाली रहती है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली रहती है। और ये इसका एग्जाम जो है कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी जो है यहाँ पे कंडक्ट करता है। और ये एक जो है सीएचएसएल, जिसको हम लोग जो है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन बोलते हैं, जो कि सीएचएसएल बोला जाता है इसको, 10+2 लेवल सीएचएसएल एग्जामिनेशन। और ये वैकेंसी हर साल आती है। बहुत से बच्चे इसके बारे में नहीं जानकारी रखते हैं, तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, अगर आपने 12th जो है किसी भी विषय से कर रखा हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपने साइंस विषय से जो भी किया हुआ है और मैथ आपने पढ़ा हुआ है तो भर ही सकते हैं, लेकिन आपको एक बेनिफिट मिलता है साइंस स्टूडेंट वालों को कि वो जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर जो ग्रेड ए वाली पद होती है उसके लिए भी वो एलिजिबल होते हैं, क्योंकि उसमें क्वालिफिकेशन साइंस विषय के साथ मैथमेटिक्स जरूरी होता है। तो चलिए समझते हैं पूरी इंफॉर्मेशन को कि इसका जो है एग्जाम कब होगा, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, और आपका जो है सिलेबस के बारे में और एग्जाम पैटर्न के बारे में समझेंगे। इसके अलावा जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स है वो सारा इंपोर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। वीडियो को बस आपको लाइक कर देना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी पहले ही वीडियो जो है जारी किया हुआ है, वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा और उस वीडियो को देख के आप फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि समय रहते फॉर्म भर लीजिएगा तो आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा, क्योंकि लास्ट डेट पे काफी ज्यादा सर्वर स्लो हो जाती है। तो फॉर्म आपका 23 जून से लेकर 18 जुलाई तक आपका जो है चलेगा, और इसका लास्ट डेट देख सकते हैं 18 जुलाई ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया गया। रात को 11 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए बोला गया लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट। मान लीजिए आपने जो है 18 जुलाई तक जो फॉर्म को सबमिट कर दिया, लेकिन आपका फी नहीं हो पाया, फी पेमेंट जमा नहीं कर पाए, तो उसको आप 19 जुलाई तक, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा समय मिलेगा, आप पेमेंट जमा कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म भरने में कोई गलती कर दिया है तो आप यहाँ करेक्शन कर सकते हैं, जो कि 23 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक आपका करेक्शन चलने वाला है। और टायर 1 का जो इसका एग्जाम होगा, टीयर 1 का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जो कि आपका 8 सितंबर से 18 सितंबर तक आपका एग्जाम यहाँ पे चलने वाला है। फिर जो है टीयर 2 का एग्जाम चलेगा, इसका भी शेड्यूल है, जो कि फरवरी मार्च 2026 में चलने वाला है। तो आप लोग अभी से रणनीति बना लीजिए, फॉर्म भरने के बाद से तैयारी जोरों शोरों से स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि इसका एग्जाम जो हर हाल में सितंबर में तय है। और 10 दिन के अंदर आपका एग्जाम जो है कंडक्ट कर, मतलब 10 दिन में ये सारे एग्जाम खत्म हो जाते हैं। पूरा ऑल ओवर इंडिया में आपके एग्जाम सेंटर देखने को मिलते हैं। तो 8 सितंबर इसका जो है डेट यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। ऑलरेडी एसएससी ने कैलेंडर भी जारी किया था, तो यही डेट रखा गया था। अब इसमें जो पद होता है फ्रेंड्स, वो ग्रुप सी टाइप के पोस्ट होते हैं, और इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे जो है पद रहते हैं। और वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, ऑफिसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसेज होते हैं, उसमें जो डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट या एलडीसी के जो पद होते हैं, वो सब यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है, सेचुरेटेड बॉडी होता है, ट्रिब्यूनल्स होते हैं, उन सब में जो है ये बहाली आपकी जो है देखी जाती है कि कहाँ कितने पद हैं। और एक ही बार जो है बहाली को क्या किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है एसएससी के द्वारा। अब इसमें देखेंगे तो सैलरी काफी बढ़िया है। एलडीसी जो पद है और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट लेवल 2 की सैलरी है, जो कि 19,900 से लेकर 63,200, यानी इन हैंड स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो वही लगभग 35 से 40,000 के आसपास जो है आपका जो है यहाँ पे सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब डिपेंड करता है कि आपका कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, कौन सा जो है लोकेशन पे आपका जॉब लगा है, उस पे भी सैलरी थोड़ा सा बढ़ता भी है और कम भी रहता है। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो 35 से 40,000 इन हैंड स्टार्टिंग सैलरी, वो भी 12th पास पे आप सोच सकते हैं। काफी बढ़िया जो है सैलरी यहाँ पे आपको 12th पास वालों के लिए यहाँ पे ये जॉब है सैलरी के मामले में। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो लेवल 4 की सैलरी 25,500 लेकर 81,100, इसका भी सैलरी वही 40 से लेकर लगभग 48 या 50 के आसपास जो है आपकी सैलरी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो मैं यहाँ पे एवरेज लिख रहा हूँ। अब इन हैंड सैलरी जब जोड़ा जाएगा ना लेवल 4 की, आप गूगल में भी जाएंगे, सर्च करेंगे ना लेवल 4 सैलरी, तो आपको इन हैंड सैलरी आपको पता चल जाएगा। और लेवल कहीं कहीं मतलब डिपार्टमेंट में लेवल 5 की भी सैलरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डेटा एंट्री ऑपरेटर में। तो डिपेंड करता है कि कौन सा मिनिस्ट्री आपको मिला है, कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, कौन सा ऑफिस मिला है, जॉब लोकेशन क्या है, उसके ऊपर भी आपका जो सैलरी यहाँ पे वेरी करता है। फिर यहाँ पे ग्रेड ए की एक बहाली होती है डेटा एंट्री ऑपरेटर में, जिसमें भी लेवल 4 की सैलरी वही 40 से 45,000 के आसपास। बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो देखिए इस बार वैकेंसी जो है टेंटेटिव वैकेंसीज हर बार आती है, जिसमें 3131 पद इस बार अप्रोक्स रखे गए हैं। अब ये वैकेंसी हो सकता है कि इंक्रीज भी हो जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जब डिपार्टमेंट वैकेंसी मांगती है कि किस डिपार्टमेंट में कितने सीट खाली है, तो कभी कभी जो है लेट से भी वैकेंसी आती है कि यहाँ सीट खाली है। तो जो एसएससी के पास अभी तक मतलब कंफर्मेशन है इतनी वैकेंसी का इस डिपार्टमेंट में, तो उतनी वैकेंसी उन्होंने अभी निकाला हुआ है। हो सकता है कि और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी की जो है मांग की जाए, तो वो यहाँ पे ही वैकेंसी को बढ़ा दिया जाएगा। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि एसएससी जो है जीडी के वैकेंसी निकाला हुआ है और 6
महीना बाद जो वैकेंसी उसी में इंक्रीज कर दिया। एग्जाम होने के बाद भी वैकेंसी इंक्रीज हो जाती है। तो आप लोग फॉर्म जरूर भरिए, नंबर ऑफ पोस्ट मत देखिए कि बहुत कम है, ठीक है ना। वैकेंसी कभी भी इंक्रीज की जा सकती है। बात करते हैं नेशनलिटी की, तो यहाँ पे इंडियन सिटीजन फॉर्म भर सकते हैं, नेपाल सिटीजन भी फॉर्म भर सकते हैं, भूटान सिटीजन भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स एज लिमिट की, तो आपका एज जो है 1/1/2026 तक गणना किया जाएगा, जिसमें बोला गया है कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और मैक्सिमम उम्र 27 वर्ष यहाँ पर रखा गया है। लेकिन अपर एज में भी छूट मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 2/1/1999 से लेकर 1 अगस्त 2008 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ है, या इस दिन भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ये जनरल कैटेगरी के लिए है, इसके अलावा जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। लेकिन अगर कोई SC/ST है, अगर उनका उम्र 27 वर्ष से ज्यादा हो चुका है, तो वो अपना एज में छूट ले सकते हैं। फॉर्म भरते समय वहां पे एज रिलैक्सेशन में यस करना होगा, आपको 5 साल का छूट मिल जाएगा। तो 27 में 5 और जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका 32 वर्ष हो जाएगा। यानी SC/ST का उम्र सीमा कितना हो जाएगा? 32 वर्ष। OBC का उम्र सीमा कितना हो जाएगा? 3 साल का छूट मिलेगा, तो 30 वर्ष हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप एलिजिबल हैं अगर आपका उम्र एक्सपायर हो गया है उसके बावजूद भी, क्योंकि आपको एज में छूट मिल रहा है। और भी कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे देखेंगे तो और भी, जैसे कि विकलांग को, इसके अलावा एक्स सर्विसमैन को, इसके अलावा डिफेंस पर्सनल को, देख रहे ना, तो विडो को, जो वुमेन होते हैं, महिला डिवोर्स होते हैं, उनको भी यहाँ पे छूट देखने को मिलता है। अपर एज में अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। अब देखिए बात आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि 12th आपने किसी भी विषय से पास आउट किया हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक पद है जिसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे उसमें जो है आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो मैथमेटिक्स होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम से जो पढ़ाई किया हुआ है और मैथ विषय पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। किसके लिए? डेटा एंट्री ऑपरेटर और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A के लिए। लेकिन अगर कोई बंदा मान लीजिए साइंस नहीं पढ़ा है तो वो सिर्फ इस पद के लिए एलिजिबल नहीं है। बाकी जो LDC है, JSA है, या नॉर्मल जो डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है, उसके लिए वो जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे जो ये डेटा एंट्री ऑपरेटर जो पद है वो सिर्फ जो है कुछ डिपार्टमेंट और कुछ मिनिस्ट्रीज में ही मेंशन किया गया है। पैराग्राफ 8.1 में ही आपको मेंशन किया गया है कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मिनिस्ट्रीज, कुछ डिपार्टमेंट में जो है यहाँ पे देखिए यहाँ पे किसमें मांगा जा रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के जो मतलब वैकेंसीज है उसके अंदर स्पेशली 12th साइंस मैथमेटिक्स चाहिए, तो आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो डिपार्टमेंट है उन सब में आप डेटा एंट्री ऑपरेटर, LDC, JSA में एलिजिबल रहते हैं। तो आपको इतना ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है। जब फॉर्म भरेंगे ना तो वहां पूछेगा कि क्या आपने जो है 12th में जो है साइंस विषय के साथ मैथमेटिक्स भी पढ़ा हुआ है। बस आपको वहां यस कर देना है या नो कर देना है। अगर आप पढ़े तो यस करेंगे, नहीं पढ़े तो नो कर देना है। उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। सिर्फ आपका 2 मिनिस्ट्री का जो है जॉब समझिए, मतलब आप अगर मैथ साइंस से नहीं पढ़े तो 2 मिनिस्ट्री का जॉब जो है आप यहाँ स्किप कर रहे हैं, बस इतना ही। बाकी सभी मिनिस्ट्री, बहुत से मिनिस्ट्री होते हैं इसमें, बस वही 2 आप मिस करेंगे, बाकी आप सबके लिए एलिजिबल रहते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि 12th स्टैंडर्ड होना चाहिए। इसकी इक्विवेलेंट भी अगर आपने किया हुआ है, मतलब अगर आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल होते हैं, जो 3 साल वाला यहाँ पे डिप्लोमा होता है। 1/1/2026 के पहले आपका जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये कट ऑफ डेट यहाँ पे रखा गया है। बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, तो मात्र 100 रुपए आवेदन शुल्क लगता है। वो भी किसको? तो जनरल, OBC और EWS को। अगर कोई SC/ST है, एक्स सर्विसमैन है, विकलांग है, या अगर कोई महिला हो, भले वो किसी भी कैटेगरी से आती हो, उनको कोई भी आवेदन शुल्क यहाँ पे नहीं लगता है फॉर्म भरने के लिए। और आप जो है एप्लीकेशन फी 19 जुलाई 2025 रात को 11 बजे तक कर सकते हैं। करेक्शन विंडो 23 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक आपका चलेगा। और इसका जो है आप देख सकते हैं मॉडिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यहाँ पे सारी जानकारी आपको दिया गया है। और यहाँ पे मॉडिफिकेशन चार्ज भी आपको 200 रुपए लग जाते हैं। तो फॉर्म भरने से पहले सोच समझ के भरना है, हर एक स्टेप को वेरीफाई करते हुए फॉर्म भरना है, ताकि आपसे गलती न हो, ताकि आपको करेक्शन न करना पड़े। एग्जामिनेशन सेंटर आपको 3 प्रेफरेंस देना होता है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो पूछेगा आप अपना एग्जाम सेंटर कहां रखना चाहते हैं। 3 प्रेफरेंस आपको यहाँ पे देना होता है। और इसमें आपका जो है देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन Tier 1 और Tier 2 2 एग्जाम होते हैं। और इसके बाद से एक आपका स्किल टेस्ट होता है जिसको हम लोग टाइपिंग बोलते हैं। अब टाइपिंग का भी मैं जानकारी अभी दे दूंगा, कितना आपको टाइपिंग होनी चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब इसमें जो है आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है और यहाँ पे इसका आंसर की भी जारी होता है। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस में डाउट्स हैं तो आप चैलेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो Tier 1 का एग्जामिनेशन है इसके बारे में बताया गया कि जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, ये जनरल इंटेलिजेंसी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होते हैं। 25 क्वेश्चन 50-50 मार्क्स के आपके रहते हैं। 60 मिनट में आपको ये जो है सॉल्व करने होते हैं। और जिनको स्क्राइब मिला होता है, जो विकलांग होते हैं, उनको 80 मिनट का समय मिलता है विकलांग पर्सन के लिए। तो ये आपके जो है Tier 1 का एग्जामिनेशन का स्कीम हो गया। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस आपका रहता है। हिंदी इंग्लिश में भी आपका लैंग्वेज में एग्जाम्स होते हैं।
और यहाँ पे आपका निगेटिव मार्किंग भी बोला गया 0.50 मार्क्स का जो है निगेटिव मार्किंग होता है। इसके बाद से जब आप ये क्वालिफाई कर जाते हैं तो इसका टायर 2 का एग्जाम होता है, जो कि आपका फरवरी या मार्च में होगा 2026 में। टायर 2 में आप देखेंगे तो इसमें भी आपका जो है सेक्शन बांटा गया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 में आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस रहता है। यहाँ पे देखेंगे 30 क्वेश्चन यानी 60 क्वेश्चन और यहाँ पे 180 मार्क्स के। 1 घंटा इसके लिए सेपरेट समय आपको जो है मिलता है। इसके बाद से जस्ट आपका जो है सेक्शन 2 में आपका जो है इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन और जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन, यानी 180 मार्क्स का जो है एक सही उत्तर के 3 अंक मिलते हैं। तो 180 मार्क्स के 60 क्वेश्चन होते हैं और इसको भी आप देखेंगे तो ईच सेक्शन यहाँ लिखा हुआ है 1 घंटे आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो है सेक्शन 3। इसमें कंप्यूटर नॉलेज की टेस्ट होती है जिसमें 15 क्वेश्चन रहते हैं 45 मार्क्स से। इसमें आपको जो है क्या होता है 15 मिनट समय अलग से मिलते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स यहाँ पे सेक्शन 4 जो कि स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट जिसको बोलते हैं। अब इसमें देखेंगे पार्ट ए स्किल टेस्ट फॉर डीओज इन डिपार्टमेंट मेंशन पैराग्राफ 8.1। तो इसमें आपको 15 मिनट का समय मिलता है अगर पार्ट ए यहाँ पे आपका होता है। पार्ट बी में भी ये देखेंगे यहाँ पे जो कि बोला गया 15 मिनट का यहाँ पे जो है आपका स्किल टेस्ट। फिर पार्ट सी होता है जिसमें एलडीसी और जीएससी का होता है 10 मिनट का इसमें आपको समय मिलता है। तो ये आपका सेक्शन रहता है। इसके बाद से यहाँ पे आपको जो है कुछ और भी इंफॉर्मेशन दिया गया कि सेक्शन 1 से सेक्शन 2 से फिर यहाँ पे सेक्शन 3 में क्या रहता है, सेक्शन 4 में क्या रहता है। तो यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको टेबल में बना के लिखा हुआ है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जो है एग्जाम में पूरा जो है इंफॉर्मेशन दिया गया है। अब यहाँ पे स्किल टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्किल टेस्ट देखेंगे पार्ट ए में बताया गया कि आपका स्किल टेस्ट जो है किस प्रकार से होगा, क्या स्पीड रहेगी, सब चीज यहाँ पे आपको दिया गया है। पार्ट बी में आपका जो है क्या क्या रहता है। फिर आपका जो है पार्ट सी के लिए अगर स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई होते हैं तो पार्ट सी से आपको क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे देखिए ध्यान देना, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम अगर कोई बंदा चूज करता है, जैसे आप फॉर्म भरेंगे तो आप पूछेगा कि क्या आप अंग्रेजी में टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हैं या जो है हिंदी में देना चाहते हैं। तो दो आप में से कोई एक का चुनाव करना होगा, या तो अंग्रेजी चूज करेंगे तो हिंदी चूज करेंगे। तो अगर आप हिंदी मीडियम में मतलब चूज करते हैं तो आपको 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग स्पीड लिए जाएंगे। अगर आप अंग्रेजी चूज करते हैं तो आपको 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से जो टाइपिंग टेस्ट लिए जाते हैं। तो ये आपका जो है टाइपिंग टेस्ट का खेल रहता है। अब यहाँ पे सिलेबस भी दे रखा हुआ है। टायर 1 का सिलेबस इंग्लिश का क्या रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस का क्या रहेगा, कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड का क्या रहेगा। इसके अलावा देखेंगे तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है जनरल अवेयरनेस का जो है यहाँ पे दे रखा हुआ है। फिर आपका जो टायर 2 का सिलेबस मैथमेटिक्स का, ज्योमेट्री, सारा डिटेल में सिलेबस भी दे रखा हुआ है। नोटिफिकेशन का पढ़ेंगे, कंप्यूटर में आपको क्या पूछे जाएंगे इसकी भी जानकारी प्रॉपर अच्छे से दे रखा हुआ है सिलेबस में। तो आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। जब आप यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होता है, ये आपको जानकारी यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे आपको बताया गया है मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो टीयर 1 टीयर 2 का जो है यहाँ पे बताया गया, सारा डिटेल्स आप एक बार जरूर चेक कर लेंगे। तो ये था फ्रेंड्स वैकेंसी की पूरी इन्फॉर्मेशन। देखिए फॉर्म भरने से पहले मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप एक बार नोटिफिकेशन को जरूर पढ़िए, ठीक है ना, जिससे आपको बहुत सारी जानकारी है जो समझ में आएगी। तो आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ेंगे ना तो आपको काफी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है और आप लोग बहुत कुछ सीखते भी हैं, ठीक है। तो आप लोग नोटिफिकेशन जरूर पढ़िए और जैसे कोई और फर्दर अपडेट आता है तो मैं आप लोग को अपडेट जरूर दूंगा। फिलहाल आप यहाँ पे जो है कुछ रीजनल का जो है स्टैंडर्ड, ऑपरेशनल, पर्सनल के जो हाइट वगैरह भी देखना चाहते हैं तो यहाँ नीचे भी दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो फ्रेंड्स कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी जो है वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।